फाइनली अकबर 1605 में यह सपना लेके मरता है कि मेवाड़ उसके अंडर में आ जाएगा, पर मेवाड़ वालों ने कभी उसके साथ संधि। जहांगीर का तो एक ही सपना है, मेवाड़ को जीतना है। जहांगीर उसके साथ आता है, उसके साथ जाता है, ज्यादा बात भी उससे करता है, शिकार करने के लिए दोनों साथ में जाते हैं। उसने बाकी लोगों से पूछा, यार ये कौन है जो सबसे राइट में बैठा है। अजमेर में आगे उसने खुर्रम को कहा कि यहाँ से आगे जा और मेवाड़ को जीत गया। खुर्रम बड़ा इंटेलिजेंट था। खुर्रम मेवाड़ गया, मेवाड़ में जाकर उसने उन तमाम सेनापतियों को बुलाया जो भले मेवाड़ में हारे हो या भले मेवाड़ में जीते, क्यों हाथ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसा हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान की फौज आए और एक राजा पकड़ में नहीं आ रहा। तो खुर्रम के समझ में आया कि असली परेशानी राजा है ही नहीं, असली परेशानी जनता है। अपने तो मेवाड़ के गांव के अंदर घुसो, महिलाओं बच्चों को एक तरफ करो, पुरुषों को एक तरफ करो, सब पुरुषों की गोली मार दो, महिलाओं बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दो और गांव की आग लगा दो पूरे। जब मेरे पिताजी ने मेरे को मेवाड़ भेजा था तब मैंने यहाँ अल्लाह के हाथ जोड़े थे, या अल्लाह यदि मैं कामयाब हुआ तो मैं मस्जिद बनवाऊं। ये ठीक वैसा है कि मैं आपको कहूं कि मेरे 4 दोस्त, एक फर्स्ट ग्रेड, एक सेकंड ग्रेड, एक थर्ड ग्रेड, एक फोर्थ ग्रेड है। क्या आप उनके नाम बता सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कौन सी नौकरी करते हैं? क्या आप ये बता सकते हो उनकी पोस्टिंग का है? आप केवल उनकी औकात बता सकते हो। और खुर्रम को जहांगीर ने कहा था लड़ने के लिए जाना है काबुल, और उसने मना कर दिया कि नहीं जाता। तो उसने कहा भाई पकड़ो इसको। उसने कर्ण सिंह को मैसेज किया, भाई मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे बचा दो। तो कर्ण सिंह ने कहा तुम उदयपुर आ जा मेरे पास। 7,000 40,000 से कैसे लड़ेंगे? भीम सिंह अड़ा मेवाड़ वाले लड़ेंगे यार 7,000 40,000। तो उसने कहा शुरुआत के 20,000 मार दिया ना, भाग भाग जाएंगे। चारुमती ने पहचाना नहीं ये कौन है। उसने कहा अरे इनको नहीं जानती, मुगलिया सल्तनत के शहनशाह, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब आलमगीर स्वयं है ये। तो उसने कहा औरंगजेब की मूर्ति है क्या? दे दे, औरंगजेब वाली पेंटिंग भी दे दे। उसने वो भी ली, सब पेंटिंग के रुपए दिए। फिर कहा 2 मिनट वेट, अपनी सहेलियों का सब अपने जूते उतारो, औरंगजेब वाली पेंटिंग पे मत। सारी सहेलियों ने औरंगजेब की पेंटिंग पे जूते मारे, पेंटिंग फट गई। उसने कहा उस बूढ़ी महिला का ये ले पेंटिंग, रुपए तेरे को सबके दे दिए, ये ले जाएगा औरंगजेब को दे देना कि चारुमती ने पड़ी। अब चारुमती को लगा अब अपनी रिक्शा कौन पे, और तभी उसके याद आया कि दिन टीवी पर एड आ रहा था, टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करे। उसने राज सिंह जी वाले नंबर पर मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने शादी कर लीजिए। प्रताप की 1597 में मृत्यु होती है। प्रताप की मृत्यु के बाद में अमर सिंह राजा बनता है। अकबर ने वापस हमले शुरू कर दिए कि भाई क्या पता अमर सिंह संधि कर ले। अकबर ने उदय सिंह पर हमला किया, उदय सिंह ने संधि नहीं की। उसने प्रताप पर हमला किया, प्रताप ने संधि नहीं की। उसने अमर सिंह पर हमला किया, लेकिन अमर सिंह ने संधि। फाइनली अकबर 1605 में यह सपना लेके मरता है कि मेवाड़ उसके अंडर में आ जाएगा, पर मेवाड़ वालों ने कभी उसके साथ संधि। अकबर मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर का तो एक ही सपना है, मेवाड़ को जीतना है, क्योंकि बाकी पूरा भारत तो उसका पिताजी अंडर में ले गया था। तो जो बचा हुआ है वो कौन है? मेवाड़ है, बड़ी रियासत जो बची हुई है। तो अब जहांगीर ने हमले पर हमले शुरू किए 1605 से 1615। अगले 10 साल तक जहांगीर ने अटैक पर अटैक किए, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी फौजें लाख लाख सेना दे के यहां पर भेजी, पर अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर की पहाड़े नहीं पड़ रहे। फाइनली जहांगीर ने अपने सबसे योग्य बेटे को भेजा, खुर्रम। किसको भेजा? जहांगीर खुद अजमेर तक साथ में आया। अजमेर में आके उसने खुर्रम को कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यहां से आगे जा और मेवाड़ को जीत गया। खुर्रम बड़ा इंटेलिजेंट था। खुर्रम मेवाड़ गया, मेवाड़ में जाकर उसने उन तमाम सेनापतियों को बुलाया जो भले मेवाड़ में हारे हो या भले मेवाड़ में जीते, और बुला पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, ओरिजिनल क्यों हाथ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसा हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान की फौज आए और एक राजा पकड़ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा साहब राजा पहाड़ों में बैठा, कहां से पकड़े? तो तुम जाओ यार पहाड़ों में जाके पकड़ लो। क्या तुम नहीं गए कभी पहाड़ों में? जाते हैं तो वो लोकेशन चेंज कर लेता है, वो साइड से आके मारता हमें, तो उसको क्या पता तुम आ रहे हो? ये जनता बता देती। हम मेवाड़ के जिन जिन गांव से निकलते हैं, गांव वाले जाके समाचार दे देते हैं कि मुगलों की सेना आ रही है। पहली बात तो गांव वाले लूट लेते हैं, वहां तक जाने नहीं देते, बीच में कोई भील पड़ते हैं, सप्लाई लेके भाग जाते हैं। तब आटा नहीं पहुंच रहा, आटा हमारे पास, बिना लड़ाई के बिना खाने के लड़ें कैसे हम जाके? और वहां तक पहुंचे कभी? तो उसने लोकेशन चेंज कर ली, उसको पता है हमारी लोकेशन क्या है, वो दूसरी जगह से अटैक करके हमको मारता है। सेना डरती है बेचारी मुगलों की पहाड़ों में जाने से। तो खुर्रम के समझ में आया कि असली परेशानी राजा है ही नहीं, असली परेशानी जनता है। ये जनता राजा के साथ हो रखी है। खुर्रम ने कहा राजा पर अटैक बंद किए जाए, अपने तो मेवाड़ के गांव के अंदर घुसो, महिलाओं बच्चों को एक तरफ करो, पुरुषों को एक तरफ करो, सब पुरुषों की गोली मार दो, महिलाओं बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दो और गांव की आग लगा दो पूरे की। ऐसा 3-4 गांव में मुगलों ने किया। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास जाती है। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? औरंगजेब का प्रिंस कर्ण सिंह। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी मुगलों के खिलाफ, और अब आ गया 1615। क्या गया? इतने साल तक लगातार मेवाड़ की जनता मेवाड़ के राजाओं के साथ खड़ी रही। राजा ने कहा कि हम कुंभलगढ़ रहेंगे तो कुंभलगढ़, राजा ने कहा हम गोगुंदा रहेंगे तो राणो जी कब है? बट उदयपुर। जहां राणा जी ने कहा वहां हम जाके बैठ गए। पर अब ये मुगल तो महिलाओं बच्चों को नहीं छोड़ रहे, रेजा ले जाके बेच रहे हैं, पुरुषों की गोलियां लगा दी, गांव की आग लगा दी। अब कुछ करो। कर्ण सिंह जानता था कि मुगल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेना लेके मैदान में आके जनता की रक्षा करें, और सेना लेके मैदान में आने का मतलब है युद्ध। मैदान का युद्ध वही जीतेगा जिसकी सेना ज्यादा होगी। जब आप पिछले 90 वर्षों से लगातार लड़ रहे हो तो आपकी सेना कहां से आएगी? मुगलों की सेना तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से लिया के आ जाएंगे, आपका तो वही मेवाड़ी है। लगातार युद्ध पर युद्ध चल रहे हैं आपके, आपकी सेना तो लिमिटेड हो गई। कर्ण सिंह जानता था कि अपने पास संधि के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता, वो अपने पिताजी के पास जाता है। कर्ण सिंह के पिताजी कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह जाकर पिताजी संधि के अलावा कोई चारा नहीं। अमर सिंह ने मना कर दिया। अमर सिंह ने क्या बात करता है, मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूं, संधि कैसे कर लूं? मैंने कहा कई बार 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता हम हार गए, इसका मतलब है हम एनर्जी बटोर के अगली बार 4 कदम चलेंगे, रेस्ट लेते हैं। खूब दिन लड़ लिए, थोड़ा सा रेस्ट लेके वापस लड़ लेंगे, पर एक बार संधि करनी पड़ेगी। राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना है।
बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। और जनता की रक्षा के लिए हमें यही करना पड़ेगा। अमर सिंह ना, मेरे से तो आज ऑन कर लो, ये पकड़ चाबियां, तेरे को रात सौंपता हूं, तू करे तो कर ले। तो शासन प्रबंध किसके पास में आया? कर्ण सिंह ने यहां से 2 बंदे भेजे कि जाओ खुर्रम से बात करो जाके। 2 बंदे जाते हैं इधर मेवाड़ की तरफ से, हरिदास और शुभकर्ण किसके पास में? भाई उधर मुगलों की तरफ से खुर्रम ही तो आया हुआ है। खुर्रम के पास गए, खुर्रम को जाकर भाई खुर्रम, हम मेवाड़ की तरफ से संधि करने के लिए। खुर्रम राजी। मेवाड़ आज दिन तक ऐसी बात ही नहीं कर रहा था, पहली बार ऐसी बात कर रहा है। खुर्रम ने कहा बैठो बैठो, चाय 2 चाय कड़क एकदम फटाफट लाओ। हरिदास शुभकर्ण ने कहा बात तो सुन ले। उसने कहा बात सुनी भी है, संधि कर रहे हो ना, तो साहब पियो यार आराम से, बाद में कर लेंगे। अरे यार सुन, तू संधि में हमारे थोड़ा अलग मामला है। क्या मामला है? संधि में तो एक ही चीज होती है, तुम संधि कर रहे हो? हाँ, तो बस तुम्हारे राजा को हमारे दरबार में आना, बाकी संधि डन। उनका यही तो मामला है, हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। कैसे? तो राजा तो संधि भी नहीं कर रहा है, तो फिर तुम्हें किसने भेजा है? कि हमें तो उसके बेटे ने भेजा है, युवराज ने भेजा है। तो बाद में जब संधि हो जाएगी तो हमसे मिलने के लिए कौन आएगा? तो वो बेटा ही आएगा, राजा नहीं आएगा कि ना, कभी नहीं आएगा। देखा, फिर तो मामला संधि का मतलब ही क्या निकला। फिर हरिदास शुभकर्ण ने कहा रहने दे, तो उत्साही कैंसिल करवा देते थे। हम जाके लड़ाई की तैयारियां करते हैं। खुर्रम ने कहा प्लीज तुम लड़ाई की बात मत करो, बैठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं करोगे, बैठो तुम यहाँ, मैं बार पापा से बातचीत करता हूँ। उन्होंने जहांगीर को मैसेज किया कि मेवाड़ वाले संधि के लिए तैयार है, पर मेवाड़ वाले करें, हमारा राजा कभी भी आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा। जहांगीर ने कहा तू साइन कर संधि पे। उसने कहा पर पिताजी ये तो संधि हुई नहीं, अपने संधि में तो एक राजा को आना पड़ेगा, ये तो करे नहीं आना पड़ेगा। जहांगीर ने कहा कौन चेक कर रहा है कौन आया था और कौन नहीं आया था? संधि हो जाएगी तो हम कह देंगे मेवाड़ के साथ संधि हो गई, मैं कम से कम आराम से बैठ के दारू तो पीऊंगा। यार डेली समाचार रहता है फलाना हार गया, फलाना जीत गया, मैं यार इस टेंशन में रहता हूँ, मैं इस टेंशन को दूर करना चाहता हूँ। जहांगीर ने हरी झंडी दी, उनके बीच में क्या हो गई? संधि। मुगलों का ये था कि भाई जो भी राजा संधि करेगा ना, वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए आएगा। भाई संधि का मतलब क्या? हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारी जरूरत पड़े तो हम लड़ेंगे, हमारी जरूरत पड़े तो तुम लड़ना। तो अपने बड़े राजाओं को जरूरत पड़ती नहीं, मुगलों को पड़ती, क्योंकि उनको अफगानिस्तान भी जाना, बंगाल भी जाना, साउथ भी जाना। फिर वो बाकी राजाओं को हमारे साथ सेना लेके चलो। मेवाड़ उनका भाई हमारा राजा कभी भी तुम्हारे वहां पर आएगा नहीं, तो कौन जाएगा? युवराज। तो युवराज सेना लेके जाएगा। कितनी सेना? वो भी तय करते कितनी सेना। तो कहा 1000 सैनिक। कितने? घुड़सवार, घोड़ों वाली सेना होती थी। कहने का मतलब मेवाड़ वाले मुगल जब भी लड़ने के लिए जाएंगे तो मेवाड़ की तरफ से कितनी सेना जाएगी? 1000 से। अच्छा, मुगलों के पास मेवाड़ का किला है चित्तौड़गढ़। मैंने बताया था प्रताप भी अपने जीवन में चित्तौड़गढ़ मंडलगढ़ पे दोबारा कब्जा। तो उन्होंने कहा भाई अब दोस्त बन गए तो अब हमारे किले हमें वापस दो। तो बड़ा किला कौन सा था? चित्तौड़गढ़। तो मुगलों ने कहा चित्तौड़ हम दे तो देंगे, पर तुम उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? मरम्मत नहीं करवा सकते, क्योंकि पुनर्निर्माण का मतलब है युद्ध की तैयारी। पुनर्निर्माण का मतलब है दीवारें ऊंची करवानी, दीवारें मजबूत करवानी, ये तो युद्ध की तैयारी है। उनका ठीक है, नहीं करवाई। पहले जब राजा लंबी लड़ाइयों के बाद में संधियां करते हैं तो आपस में शादी ब्याह करते हैं ताकि पुरानी दुश्मनी भूल जाए। कुंभा और जोधा ने आंवल बावल की संधि की, तो बाद में कहा भाई कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से कर दी जाए। यहाँ मेवाड़ वालों का हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो मुगलों ने कहा किसने क्या करना है? ना ना लिखो तुम कि नहीं करेंगे। अरे यार मैं बहुत छोटा था, 6th-7th में था, तब मेरे को 2 पन्ने पढ़ने का हमेशा में बड़ा शौक था, वैवाहिक और शोक संदेश। मैंने खूब पढ़े और मैं उनमें लोगों के नाम कौन है, कहाँ का है, ये जगह कौन सी है, फिर उसमें सब में वैसे लिखे थे 5 फुट 6 इंच लंबी सुंदर सुशील कन्या के लिए, है ना, 5 अंकों में नौकरी करने वाला सुंदर सुशील युवक चाहिए, शराब पीने से परहेज करता हो, ऐसी बात लिखे। फिर एड्रेस वगैरह लिखे होते ऐसे। शोक संदेश में मैं शोक संदेश खूब पढ़ता, ये आदमी कहाँ का है। कई बार किसी आदमी के अखबार में एक साथ 10 एक शोक संदेश है, ये बड़ा है, तभी 10 लोगों ने इसके शोक संदेश छपवा दिए। तुम्हारा वो कॉलम नहीं देखा हुआ इसका मतलब? देखा तुमने अखबार ही नहीं देखा जीवन में। तुम्हारे साथ समस्या दूसरी है। मेवाड़ को हम किस लिए जानते हैं? मेवाड़ को हम युद्धों के लिए याद करते हैं या संधियों के लिए याद करते हैं? जब तो है वो आजादी की भावना की नहीं, हम हमारे मेवाड़ पर किसी का कब्जा होने, वो जब संधि हो रही है तो क्या वो आजादी की भावना बढ़ रही है कम हो रही है? तो सांगा और प्रताप के टाइम से, सांगा और प्रताप लड़े मुगलों से ज्यादा, सांगा और प्रताप के टाइम से जो मेवाड़ की आजादी की भावना थी उसमें क्या आई? कहीं ना कहीं कमी आई। लड़ाइयां बंद हुई तो मेवाड़ में शांति व्यवस्था आई, और शांति व्यवस्था आई तो कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब शांति हो। महाराणा प्रताप ने चावंड आने के बाद चित्र बनवाए, चावंड आने के बाद में महल मालिया बनवाए, क्योंकि चावंड आने के बाद लड़ाइयां क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। आप सांगा याद कीजिए, आप सांगा केवल नोट से याद कीजिए, हमने सांगा में क्या लिखा है? खातोली, बाड़ी, गागरोन, ईडर, बयाना, खानवा, एक भी आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं लिखी। जो आदमी पूरी जीवन युद्धों के अंदर रहा हो उसको कला संस्कृति से कब समय मिलेगा? कला संस्कृति के लिए कब समय मिलेगा? हाँ, कई कुंभातरे डाकी होते हैं जो दिन में युद्ध लड़ते हैं, रात को किताबें लिखते हैं, एक्सेप्शन अलग चीज होती है। बाकी भाई शांति चाहिए इन चीजों के लिए। मैंने अभी बताया कि जहांगीर अजमेर तक आया था, फिर उसने खुर्रम को आगे भेज दिया था, बताया आपको। तो जहांगीर जब अजमेर में था तो उस टाइम उसने उसी साल 1615 में संधि, 1615 में उसी साल वो पुष्कर में महल बनवाता है। कहां पर होना था? तो वहां 12 अभिलेख लगवाता था। वो लिखता है उसमें कि मैं इन दिनों अजमेर में हूं और हमने मेवाड़ के साथ संधि कर ली। तो वो उस अभिलेख के अंदर पूरी बात लिखवा के गया। तो जहांगीर ने महल कहां पर बनवाया? कौन से बेटे को भेजा जहांगीर ने? किसको भेजा? खुर्रम। खुर्रम का बाद में बादशाह बनता है। खुर्रम बादशाह बनता तो अजमेर में एक मस्जिद बनवाता है। खुर्रम बादशाह बना तो उसने नाम क्या रखा? शाहजहां। इसलिए मस्जिद का नाम क्या है? तो उस मस्जिद का अभिलेख में लिखवाता है कि 1615 में जब मेरे पिताजी ने मेरे को मेवाड़ भेजा था तब मैंने यहाँ अल्लाह के हाथ जोड़े थे, या अल्लाह यदि मैं कामयाब हुआ तो मैं मस्जिद बनवाऊंगा। मैं कामयाब हुआ इसलिए वो दुआ मांगी थी, इसलिए आज मस्जिद बनवा रहा हूँ। तो वो लिखता है मैं कामयाब हुआ मतलब वहां गया मैंने, मतलब वहां क्या किया? संधि, या मेरे को जो काम सौंपा गया मैं पूरा काम करके आया हूँ। इसलिए कौन सी मस्जिद का अभिलेख? जहांगीर कहां पर है 1615 में? अजमेर। उस समय जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज का नाम है सर टॉमस रो। अंग्रेज चीजों को बड़ा नोटिस किया करते थे। सर टॉमस रो ने नोटिस किया इस बात को
कि जहांगीर के साथ संधि होगी, संधि होगी तो मुगलों की तरफ से एक राजकुमार आएगा। राजकुमार कौन था उनका? कर्ण सिंह। तो मुगलों के दरबार में कौन आया? कर्ण सिंह। तो सर थॉमस ने नोटिस किया कि कर्ण सिंह जहांगीर के एकदम पास में बैठता है, जहांगीर उसके साथ आता है, उसके साथ जाता है, ज्यादा बात भी उससे करता है, शिकार करने के लिए दोनों साथ में जाते हैं। उसने बाकी लोगों से पूछा, यार ये कौन है जो सबसे राइट में बैठा है? क्योंकि थॉमस रो खुद इस चीज के लिए आया था कि मेरे से अंग्रेज संधि, अंग्रेजों की तरफ से आया था कि मुगल हमसे संधि कर ले और टैक्स में छूट दे दे। तो उसको लगा कि यार जहांगीर सीधा क्या पता बात करें नहीं कर, इसका कोई दोस्त को पकड़ के बातचीत करें, तो ये राइट में बैठता है जो कौन है? ये मेवाड़ का राजकुमार कर्ण सिंह है। तो जहांगीर किससे ज्यादा क्यों बनती है? कि पहले हमारी लड़ाई चल रही थी, अभी अभी संधि हुई, नई नई दोस्ती हुई, तो ज्यादा बनती है। उसने कहा मैं समझ गया, आपने इनको ढंग से हरा दिया, अगर हराने के बाद इनसे संधि कर ली होगी। मुगलों का धीरे बोल थोड़ा, है ना, मार तो हमारी पड़ रही थी, पर जैसे तैसे करके हमने इनसे क्या कर लिया है। इसलिए थॉमस रो लिख के गया है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। क्या लिखे गया है? मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राजा को बुद्धि से अधीन किया था, कि बुद्धि लगा ले, ये बुद्धि तो है, मत भेजना राजा को, तुम तो युवराज को ही भेज दो, कोई प्रकार के शादी ब्याह नहीं करेंगे, चित्तौड़ ले लो तुम, तुम्हारा वापस ले लो, सारी सारी बुद्धि। इन्होंने लिखा ना 1000 घुड़सवार भेजे नहीं मेवाड़ वालों ने कभी, उल्टा मुगलों के खिलाफ और भेज दिए। तो इन्होंने तो चला चला के पंगे लिए संधि करने के बाद में भी। अमर सिंह संधि नहीं करना चाहता। संधि किसके दबाव में की उसने? कर्ण सिंह। तो अमर सिंह बाद में डिसअपॉइंट हुआ था बहुत ज्यादा, वो नौचौकी नाम की जगह पे जाकर रहने लगा था, महलवल छोड़ दिए थे। कौन सी जगह पे जाके? नौचौकी नाम की जगह पे जाकर रहने लगा था। अमर सिंह के मरने के बाद अगला राजा बना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के मरने के बाद अगला राजा बनता है जगत सिंह। कौन बनता है? जगत सिंह के मरने के बाद अगला राजा बनता है राज सिंह। कौन बनता है? राज सिंह के टाइम में एक नदी है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती में बाढ़ ज्यादा आती है, तो गोमती के पानी को कंट्रोल करना है, तो गोमती के पानी कंट्रोल करने के लिए झील बनाई। तो अब गोमती को पानी कंट्रोल करने के लिए क्या बनानी है? झील। राज सिंह ने बनाई, इसलिए बोलते हैं राजसमंद। क्या बोलते हैं? अब गोमती तो खूब लंबी है, अब कहां कंट्रोल करें उसको, कहां झील बनाए? तो राज सिंह कहता है नौचौकी पे बनाओ। कहां पे बनाओ? नौचौकी पे क्यों? यहां बना दे, यहां बना दे, पानी तो कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। उसने कहा नहीं, नौचौकी का हमारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है, मेरे परदादा जी कभी नौचौकी रहे थे, इसलिए हमेशा याद रहेगा कि हमने झील उस जगह पे बनाई जहां पर कौन रहा था? अमर सिंह। वो जगह कौन सी? तो बाद में इस नौचौकी वाली जगह पे कौन सी झील बनी? और सुनो देखो, दो वर्ड है, एक मनसब और एक दार। क्या कहता वर्ड बताओ? दार का मतलब होता मालिक, दार का मतलब ठेके का मालिक, सूबे का मालिक, थाने का मालिक, तहसील का मालिक, तो मनसब का मालिक। और दूसरा पद मनसब है। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है पद, पोस्ट। मनसब अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अगर इसका मतलब क्या होता है? पद या पोस्ट। क्या होता है देखो, मुगलों के दरबार में भाई कोई भी राजा होगा, उसके दरबार में खूब सारे लोग होंगे, उनको अलग अलग पद मिलेंगे, तो जिसको भी पद मिलता है उसको एक रैंक मिलती। वो जो रैंक होती है वो 10 से 10,000 के बीच। किससे किसके बीच में? एक को कहते भाई तेरे को 10, किसी को कहते 20, किसी को कहते तेरे को 30, किसी को 50, 100, 250, 500, जैसे जिसके लक्षण है उसके आधार पर उनको क्या मिल जाता? मनसब। उसको क्या बोलते हैं? मनसब। तेरे को 10 का मनसब है, तेरे को 50 का, केवल नंबर है। आप ये मान लीजिए इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है, इसकी थर्ड रैंक है, जैसे होती है वैसे तेरा 10 का मनसब है, तेरा 250 का है, तेरा 3000 का, तेरा 5000 का, ऐसे अलग अलग दिया करते। क्यों देते? ताकि दरबार में कौन कहां बैठेगा ये पता चले। जिनके मनसब ज्यादा होंगे वो आगे बैठेंगे, जिनके मनसब कम होंगे वो पीछे बैठे। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है पता चले। जिनके पास बड़े मनसब उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा, जिनके मनसब छोटे उनकी जिम्मेदारियां देते सबको। भले रसोईया हो मनसब उसको भी मिलेगा, भले गेट कीपर है मनसब उसको मिलेगा, भले राजा है मनसब उसको मिलेगा, पर वो औकात के अनुसार। वास्तव में मनसब उनकी औकात बताता है। क्या बताता है? इसके अलावा कुछ भी नहीं पता चलता इस मनसब से। मैं मान लो ये कहूं कि 3 लोग थे, एक का 3000 का मनसब था, एक का 5000 का था, एक का 9000 का था, आपने को पता चलता ना कौन बड़ा है। ये ठीक वैसा है कि मैं आपको कहूं कि मेरे 4 दोस्त, एक फर्स्ट ग्रेड, एक सेकंड ग्रेड, एक थर्ड ग्रेड, एक फोर्थ ग्रेड है, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कौन सी नौकरी करते हैं? क्या आप ये बता सकते हो उनकी पोस्टिंग का है? आप केवल उनकी औकात बता सकते हो। कि सर फर्स्ट ग्रेड वाला बड़ा अधिकार रहा होगा, सेकंड ग्रेड वाला ठीक ठाक है, थर्ड ग्रेड वाला और नीचे होगा, फोर्थ ग्रेड वाला और स्टेटस ही तो पता चल रहा है। बस स्टेटस थे उस टाइम के, कहां से कहां के बीच, 10 से 10,000। पर मुगलों ने एक रूल और बनाया कि 5000 से ऊपर का मनसब, किससे ऊपर का? केवल बादशाह के बेटों को मिलेगा। जो भी बादशाह उसके बेटों को 5000 से ऊपर का देंगे, बाकी जितने भी लोग उनको 5000 के अंडर अंडर। तो बाकी लोगों के लिए हाईएस्ट कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? अब मान लो मुगलों से किसी ने संधि की, तो मुगल उसको कहते भाई तू हमारे 2000 का मनसबदार है, ठीक है। अब वो किसी युद्ध में लड़ने के लिए गया और ढंग का युद्ध जीत गया, प्रमोशन 3000। और किसी युद्ध में लड़ने के लिए गया, प्रमोशन 3500। और किसी युद्ध में लड़ने के लिए गया, प्रमोशन 4000। इतने में काम आ जाता, 4-5 युद्धों में मर ही जाता, एक आधे में किसी ना किसी में काम आ ही जाता। तो हाईएस्ट उसका मनसब होता कितना होता? 5000। मेवाड़ वालों को जाते ही उन्होंने 5000 दिया। जाते कितना दिया? क्योंकि वो वैल्यू समझते हैं कि कम दिया, पीछे बिठाया, नाराज होकर चले गए, फिर लड़ना पड़ेगा। जिन्हें जहांगीर ने कहा मेरे सबसे पास बिठाओ, कितने का मनसब है? और जहांगीर ने कहा अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों की मूर्तियां आगरा किले में लगवाई जाए, मेरे दोस्त है। उसने दोनों की मूर्तियां लगवाई थी, किस किस की? अकबर ने लगवाई थी जमल पत्ता की, और जहांगीर किस किस की लगवाता है? औरंगजेब ने सारी गिरवा दी थी। औरंगजेब ने कहा हिंदुओं का क्या काम आ इधर, सबकी मूर्तियां गिरवाई जाए, पर जहांगीर लगवा के गया था। अच्छा, कर्ण सिंह 1615 में संधि हो गई। संधि हो गई तो मेवाड़ के सारे इलाके आपको मिल गए। उदयपुर का निर्माण उदय सिंह ने शुरू करवाया था 1559, पर इनको किसी को उदयपुर में रहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 67-68 में हमला हो गया। उसके बाद में उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में, प्रताप का पूरा जीवन पहाड़ियों में, अमर सिंह का पूरा जीवन पहाड़ियों में, तब उदयपुर रहने का मौका किसको मिला? तो कर्ण सिंह ने जाति महल बनवाया वहां पे, कर्ण विलास।
कौन सा बनवाया? मैंने कहा कर्ण रहेगा भाई साहब इधर। एक महल बनवाया था उदयपुर में, दिलखुश। पिछोला झील में एक महल का निर्माण शुरू करवाता, पूरा इसके टाइम में नहीं हो पाया था, पूरा इसके बेटे ने करवाया था, जगत सिंह। किसने करवाया? तो जगत सिंह ने कराया, इसलिए उस महल का नाम है जगमंदिर। क्या नाम है? इसके टाइम में यदि पूरा हो जाता नाम कर्ण मंदिर होता। कौन से महल का? जगमंदिर। अब सुनो, देखो, हमने एक बूंदी का राजा पढ़ा था, रतन सिंह, पढ़ा था। तो हमने उसमें पढ़ा था, उसने खुर्रम का विद्रोह दबाया था, पढ़ा था हमने। तो खुर्रम विद्रोह किसके खिलाफ करेगा? जहांगीर के खिलाफ, पिताजी के खिलाफ। हुआ क्या था, खुर्रम की पोस्टिंग थी साउथ इंडिया, और खुर्रम को जहांगीर ने कहा था लड़ने के लिए जाना है काबुल, और उसने मना कर दिया कि नहीं जाएगा। तो उसने कहा भाई पकड़ो इसको। पहले जब उसको पकड़ने के लिए सेना भेजी, रतन सिंह वो तो बहुत बाद में गया था, पहले उसने दूसरी सेनाएं भेजी। खुर्रम भाग के कर्ण सिंह के पास आता है। किसके पास आता है? उसने कर्ण सिंह को मैसेज किया, भाई मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे बचा तू। तो कर्ण सिंह ने कहा तुम उदयपुर आ जा मेरे पास। उसने कहा रहने का जुगाड़ है, उसने कहा जगमंदिर बनाना शुरू किया, पूरा तो नहीं बना पर एक कमरा बन गया, लेट बात अटैच है, तू इसमें रह जा। तो खुर्रम अपनी फरारी के दिन कहां पे काट के गया था? अब वो थोड़े दिन यहां पर बैठा रहा। फिर उसने कर्ण सिंह कहा भाई बैठे तो कैसे पार पड़ेगी, मैं वापस लूंगा यार, मेरा साउथ इंडिया पर कब्जा करूंगा वापस, मेरे को वापस मुगल बादशाह बना मेरे बाप के मरने के बाद। तो मैं वालों का लड़ दो, हम तेरे साथ हैं। सेना देनी चाहिए बादशाह को, वो बादशाह के खिलाफ भेज रहे हैं। भाई सेना पहली बात, आप खुर्रम को कैसे रख सकते हो? खुर्रम जहांगीर के खिलाफ आया, आपकी संधि जहांगीर के साथ है, जहांगीर का दुश्मन आपका दुश्मन होगा। मेवाड़ वालों ने बिठा रखा उसको कि खुर्रम को कहा तू यहां बैठा रहे। फिर खुर्रम जब जा रहा है उसके साथ सेना और भेजी। कर्ण सिंह का छोटा भाई था भीम सिंह, क्या नाम था? भीम सिंह का सेना लेके जा। तो भीम सिंह यहां से सेना लेके गया, कर्ण सिंह और भीम सिंह यहां से साउथ इंडिया गए। इनके पास दोनों के पास में 7,000 फौजी है। कितने फौजी है? खुर्रम ने अपनी सेना बाकी इकट्ठी की, साउथ इंडिया में 7,000 फौजी है। सामने से जहांगीर ने अपने एक और बेटे को भेजा, परवेज। किसको भेजा? कि खुर्रम को पकड़ के लाओ। परवेज लाया 40,000 फौजी। परवेज के पास 40,000, इनके पास कितने? तो खुर्रम ने बैठ के मीटिंग की कि भाई क्या करना है। तो खुर्रम के सारे सेनापतियों ने कहा भाई चलते। 7,000 40,000 से कैसे लड़ेंगे? भीम सिंह अड़ा मेवाड़ वाले के लड़ेंगे यार, ऐसे क्या चलना है यार? 7,000 40,000। तो उसने कहा शुरुआत के 20,000 मार दिया ना, भाग भाग जाएंगे। 40,000 को थोड़ी मारने को, अपने को 15-20 मारने हैं, चिंता मत करो। तो खुर्रम को इतना कॉन्फिडेंस है भीम सिंह से, उसने कहा लड़ते हैं, और लड़े हैं उसके अंदर। और वास्तव में परवेज की सेना पीछे हटने लग गई, और भीम सिंह खूब आगे जा जाकर लड़ रहे थे। भीम सिंह को 28 घाव से लगे थे उसके अंदर, और वो फिर भी आगे जा जाकर लड़ रहा था, और परवेज की सेना में पीछे हट रही है। इतने में भीम सिंह मर गया। एक गोली उसके लग गई, उसके भी तो मर ही सकता हो। जैसे ही उसकी गोली लगी, जो बाकी सेनापति उन्होंने खुर्रम को वापस आगे पूछा, भाई हम लीड ले रहे हैं, उधर हट रहा है पीछे परवेज, पर भीम सिंह मर गया, आप बता क्या करना है? खुर्रम ने कहा चप्पलें हाथ में लो। वही था जो बचा सकता था, ये वहां से निकलते हैं आगे। फिर ये परवेज नहीं पकड़ पाता है, फिर बूंदी वाला रतन सिंह जाता है, खुर्रम को पकड़ता है। तो खुर्रम के साथ सेना भेजनी संधि का उल्लंघन है। 1615 में आपने संधि की है, 21-22 के अंदर खुर्रम वाला, 22 में खुर्रम वाला विद्रोह है, 6-7 साल में तो आप धजियां उड़ा गए। तो खुर्रम कौन से महल में रुक के गया था आपने? उसको महल बड़ा पसंद आता है यार, पानी के बीचों बीच व्हाइट मार्बल, चांदनी में बहुत अच्छा चमकता है। इसलिए खुर्रम जब बाद में राजा बना था ना, तब उसने ऐसा कैसा बनाया आपका ताजमहल। तो ताजमहल की प्रेरणा, ताजमहल का इंस्पिरेशन यदि कोई अपना महल है तो कौन सा है? जगमंदिर। अगला कौन है आपका? जगत सिंह। एक तो उसने जगमंदिर शुरू करवाया था, जिसने जगमंदिर क्या करवा दिया? कंप्लीट। राजा को एक दिन रात को सपना आया कि भगवान विष्णु दिखाई दिए, भैया भगवान कृष्ण दिखाई दिए, वैसी मूर्ति जैसी जगन्नाथपुरी में। जैसी कहां पर है? जगन्नाथपुरी कहां पर है? तो राजा सुबह उठा और उसने आके अपने मंत्रियों को कहा रात मेरे को जगन्नाथ भगवान दिखाई दिए। क्या मतलब है इसका? जैसे आप जगन्नाथ भगवान चाहते हैं कि वो मेवाड़ आए, तो मंदिर बनाया जाए अपने यहाँ पे, इसलिए अपने यहाँ उदयपुर में मंदिर बनाया गया, जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर? जिसका एक नाम और है जगन्नाथ राय मंदिर। एक मंदिर बीच में बना हुआ है, मुख्य मंदिर, इसके साइड में 4 मंदिर और है छोटे छोटे। ये अपने नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनाने की स्टाइल थी कि बीच में एक बड़ा मंदिर बना दो, साइड में 4 छोटे, बीच में जगदीश मंदिर हो गया, साइड में एक तरफ गणेश जी हो गए, दुर्गा माता हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, 4 मंदिर और बना दिए। 5 मंदिर एक साथ बनाते, इसको बोलते हैं अपने आप पंचायतन। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे पंचायतन क्या है, तो मंदिर बनाने की स्टाइल। मंदिर बनेगा तो बाहर कोई ना कोई अभिलेख भी लगेगा, ऐसे अभिलेख जिनमें प्रशंसाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। इसके बाहर वाली प्रशस्ति का नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, और उसके जो राइटर हैं उन राइटर का नाम है कृष्ण भट्ट। मेवाड़ वाले थे जी, बिना लड़ाइयों के रहा नहीं जाता था। लड़ाई किससे करें? तो मुगलों से हो सकती थी, पर मुगलों के साथ क्या हो रखी है? तो चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। तो जगत सिंह वाले टाइम में एकदम लास्ट टाइम में शुरू किया था, जगत सिंह के टाइम में उसकी डेथ हो गई, और अंदर अंदर थोड़ा बहुत कुछ किया होगा तो मुगलों को पता भी नहीं चला। राज सिंह ने दीवारें खींच दी ऊपर, तो मुगलों को जानकारी मिली थी किसी ने शाहजहां को जाकर वो चित्तौड़ की मरम्मत करवा रहे हैं। तो शाहजहां ने फिर भी लाइट लिया, क्योंकि शाहजहां यहाँ मेवाड़ रुक के गया हुआ था, तो उसको यूं बड़ा लगता था भाई मेवाड़ वालों का एहसान है मेरे पर। तो उसने कहा कि अरे यूं ही राज सिंह तो अपना भतीजा है यार, और कोई छोटा मोटा करवा रहा होगा। अरे साहब दीवारें खींच दी, हम फोटो लाए दिखा देते हैं आपको, वो ऊपर दीवारें खींच रहे हैं। शाहजहां फिर भी लाइट लेता उस बात को। शाहजहां का बेटा दारा, क्या नाम है? उसने कहा नहीं पिताजी ये संधि का उल्लंघन है, और ऐसे आज इन्होंने संधि तोड़ी, कल को और तोड़ेंगे, और ये गलत तरीका है, सेना भेजी जाए इनके खिलाफ। उधर से मुगलों ने सेनापति भेजा अपना सादुल्ला खान। किसको भेजा? सादुल्ला खान आता है, उस पुनर्निर्माण को रुकवाता है। सेना लेके आया सादुल्ला खान। एक शाहजहां ने दूत और भेजा कि बात तो कर चाहते क्या है। दूत आया था चंद्रभान। कौन आया था? चंद्रभान आकर राज सिंह से पूछा कि भाई ये गलत तरीका है, संधि तोड़ रहे, तो उनका ठीक है नहीं करेंगे। तो वो पुनर्निर्माण रोक दिया गया। ऊपर से वो दीवार सादुल्ला खान तोड़ के भी गया, कुल मिला के बताने के लिए देखो हम तुम्हें पुनर्निर्माण करने नहीं देंगे। और चंद्रभान को राज सिंह ने कहा भाई ठीक है नहीं करेंगे। इतने में शाहजहां बीमार हो गया। शाहजहां बीमार हो गया तो उसके चारों बेटे आपस में लड़ पड़े, दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। कौन कौन 4 बेटे? मुख्य लड़ाई में 2 के बीच में, दारा और औरंगजेब। किसके बीच में? दारा को राजा कौन बनाना चाहता है? शाहजहां, मतलब बादशाह की तरफ से कौन है? दारा।
तो राजस्थान के सारे राजा किसके साथ में? दारा। भाई जिनकी भी साझा से संधि है उनको किसी तरफ से लड़ने के लिए जाना चाहिए दारा। और अपने वाले गए सारे। आप देखो बूंदी कोटा सब राजा किसकी तरफ से लड़ते हुए मारे जा रहे हैं? पुनर्निर्माण दारा ने रुकवाया था। किसने रुकवाया था? राज सिंह ने कहा औरंगजेब सही है अपने। तो राजस्थान का कोई राजा जो मुगलों के खिलाफ चला गया था, बादशाह की तरफ नहीं जाके सामने वाली तरफ चला गया, वो कौन था? तो इसने कहा दारा ने अपने दीवार तोड़वाई थी ऊपर से। अच्छा पहले क्या औरंगजेब इसको लेटर लिखता है। औरंगजेब कहता है कि भाई मेवाड़ का राणा बहुत बड़ा राणा है और मुगलिया सल्तनत दारा के हाथ में नहीं जानी चाहिए, दारा के हाथ में चलेगी वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मेरा साथ दोगे। और राज सिंह ने भी इधर से कहा कि हाँ औरंगजेब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे कोई सेना वेना नहीं भेजी। औरंगजेब अपनी लड़ रहा है, ये अपना लड़ रहा है, तो ये अपने यहाँ मेवाड़ बैठा है। पर इसने और दिमाग लगाया, तगड़ा दिमाग लगाया। इसने अब लड़ाई किसके बीच में? दारा और औरंगजेब। इसकी लड़ाई किसके साथ है? दारा। क्योंकि इसके साथ नहीं बनती दारा। दारा मुगल बादशाह बनेगा। अच्छा जब सादुल्ला खान सेना लेके आया था ना, तो उन्होंने मेवाड़ वालों के कुछ इलाकों पे कब्जे किए थे, ये दिखाने के लिए देखो यदि तुमने पुनर्निर्माण किया तो हम तुम्हारे मेवाड़ पर दोबारा क्या कर लेंगे? कब्जे। तो कोई छोटे मोटे इधर से मांडलगढ़ दरीबा कुछ जगह पे वो अपने कब्जे करके चले गए थे। तो अब राज सिंह दिमाग लगा, दारा औरंगजेब आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में बिजी है, उधर अपने कब्जे छुड़वाते हैं। तो जितने कब्जे थे वो छुड़वाए और मुगलों के इलाकों में कब्जे करते हैं। मुगलों ने अपने इलाकों पे किया तो अपने मुगलों के इलाकों में। तो उस समय राजाओं के टाइम में होता था कि हर साल एक बार साल में शिकार करने के लिए जाया करते थे अपनी रियासत के बाहर, आसपास में अटैक किया करते थे, उसको बोलते टिक्का दौड़। क्या बोलते? बेसिकली राजा का जब राज तिलक का एक साल पूरा होता, एनिवर्सरी वगैरह आती, उस पर टिक्का दौड़ करवाते और इसमें कुछ नहीं था, आसपास की जगह पर हमले करके आया करते थे। तो हमेशा तो कहता नॉर्मली तो छोटा मोटा कुछ कर लिया करते कि भाई ठीक है रिवाज भी खत्म हो गया। इस बार राज सिंह का ढंग से करते हैं, अपने इलाके तो छुड़वाते हैं और मुगलों के इलाकों पे क्या करते हैं? कब्जे। तो आपदा में अवसर देखा इसने, कई मुगल क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब देखो सहायता वास्तव में यह है, दारा की सेना किसके खिलाफ लड़ रही है? औरंगजेब। ये मुगलों के इलाकों पे हमले कर रहा है, तो मुगलों के इलाकों पे हमले कर रहा है तो मुगल सेना बचाने के लिए आएगी अपने इलाके। मुगल सेना आएगी मतलब किसकी सेना आएगी? दारा। तो दारा की सेना यदि राज सिंह से लड़ने आएगी तो उसकी सेना औरंगजेब के खिलाफ कम पड़ेगी तो बाद में पलड़ा किसका बारी? इसने औरंगजेब की सहायता नहीं भेजी, पर एक प्रकार से इनडायरेक्टली किसकी सहायता हो? औरंगजेब की। तो ये इधर दारा पर हमला करे, उधर औरंगजेब के कीप इट अप ब्रो, लगे रहो ये दम से। तो दारा ने इसको मैसेज किया, क्या कर रहा है तू? और प्लीज यार मैं कुछ नहीं कहूंगा तेरे को, और तू ये इधर से हमले बंद करवा, और तू औरंगजेब का साथ मत दे, हमारा साथ। इसने का कब दिया औरंगजेब का? अपना औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, अपने सब राजकुमार बराबर है, पर मेरे इलाके तुम वापस लूंगा, तुम्हारे पर तो हमले करूंगा। वो दारा का यार इसका मतलब वही है जो तू करना चाहता है, और तू यार औरंगजेब के खिलाफ सेना भेजने दे। अब इसने पहले तो खुद वाले इलाकों पे कब्जे किए, फिर मुगलों वाले पे कब्जे कर लिए, फिर से टोडा टोंक मालपुरा इन सब जगह से टैक्स लेके गया। भाई कब्जे का मतलब वैसे था, मुगलों के इलाके में गया, फिर जाके कहा यहाँ मुगलों का टैक्स पटा के मुझे दो, सर साहब ये इलाका मुगलों का टैक्स मुगल लेंगे ना, इस बार मैं लेके जाऊंगा। तो खूब सारी जगह से टैक्स लेके गया। तो इसकी बड़ी फेमस कहानी है। किशनगढ़ से टैक्स लिया इसने। किशनगढ़ उन दिनों मुगलों के अंडर में आया करता था। किशनगढ़ से टैक्स लेने के बाद अगले दिन हमला करता मालपुरा। मालपुरा बहुत पैसे वाली जगह थी, तो प्रताप ने मालपुरा भी इसीलिए हमला किया था कि भाई ये पैसे वाली जगह, पर बीच में मुगलों ने वापस ले लिया, तो इसने यहाँ मालपुरा पर हमला किया। तो मालपुरा में एक सेठ था जो मुगलों की तरफ से टैक्स लिया करता था। राज सिंह वहां पर आया, राज सिंह ने आगे उस सेठ को कहा कि ले टैक्स ला। तो उसने कहा मैंने मुगलों को भेज दिया। राज सिंह का झूठ बोल रहा है, नहीं भेजा अभी तक, टैक्स तेरे पास है, टैक्स दे। तो घर चेक कर लो, घर चेक के टैक्स तो था ही नहीं, वास्तव रुपए थे नहीं सेठ के घर पे। तो राज सिंह ने कहा सेठ कुछ नहीं कहूंगा मैं तेरे को, खाली इतना बता दे तेरे को पता कैसे चला मैं आ रहा हूं? रुपए छुपाए तूने, नहीं भेजे, इस बात को मुझे पक्का पता, तूने रुपए नहीं भेजे, इसका मतलब रुपए छुपा दिए, इसका मतलब तेरे को समाचार मिला कि मैं आ रहा हूं तो तूने रुपए छुपाए। तू ये बता दे किसने बताया? तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, पर गद्दार का मेरे को तो पता चले। उसने साहब आप मार दोगे मैं बता दूंगा, तो आपका आदमी नहीं है, मुझे किसी दूसरे आदमी ने बताया। राज सिंह का 7 खून माफ है, 7 मर्डर के बराबर, 7 मर्डर की जो सजा होती है वो यदि तू 7 मर्डर भी कर दे तो भी तेरे को सजा मिलेगी नहीं, तो खाली नाम बता दे। उसने कहा मेरी बेटी ने बताया मेरे को कि आप हमला करो। कैसे? तेरी बेटी कहां रहती है? उसने कहा किशनगढ़ ससुराल है मेरी बेटी का, आपने कल किशनगढ़ लूटा था कि हाँ। तो रात को मेरी बेटी ने एक घुड़सवार मेरे पास भेजा है रातों रात, और मेरे को कहा कि पिताजी कह दो कि पैसे छुपा दो, कल मालपुरा लूटेंगे। इसका मतलब तेरी बेटी को हमारे में से किसी ने बताया, बुला तेरी बेटी को। सेठ की बेटी को बुलाया, सेठ की बेटी को बुला के राज सिंह ने कहा तू मेरे धर्म की बहन है, कुछ नहीं कहूंगा मैं तेरे को, तू तो खाली ये बता तेरे को पता कैसे चला, हमारे में से किसने बताया? उसने किसी ने बताया। तो तेरे को कैसे पता चला? उसने कहा कल किशनगढ़ लूटने के बाद आप किशनगढ़ रुके थे रात को, हाँ। खाना खाने के बाद आप किशनगढ़ के किले पर घूम रहे थे, हाँ। मेरा ससुराल किशनगढ़ के किले की ठीक नीचे है, तो मैंने नोटिस किया कि आपने घूमते हुए किशनगढ़ के किले पे घूमते हुए मालपुरा की तरफ 3-4 बार देखा। मैं समझ गई कि कल आपका अटैक कहां पर होगा, और मैंने मेरे बाप को मैसेज किया कि भाई पैसे छुपा दो। राज सिंह इतने राजी होते हैं कि जब राजसमंद झील बनवाई थी उस लड़की से नींव लगवाई थी। ऐसी लड़की जो किसी व्यक्ति के चेहरे को देख के पहचान लेगी उसके मन में क्या चल रहा है, उससे अधिक सुलक्षणी कौन होगी? इतने अधिक गुणवती महिला कौन हो सकती है जो आपका चेहरा देख के बताए कि भाई अगला हंगामा क्या कर सकता है? तो सेठ को कहा सेठ छोड़ा तेरे को। बाकी इन सब जगह से राज सिंह टैक्स लेके गया। अब इधर औरंगजेब राजा बन गया, औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, इसने कोई औरंगजेब की सहायता नहीं की। उसके बाद औरंगजेब ने कहा तूने सहायता नहीं की, वो ही मेरी सहायता है। भाई राजस्थान के राजा किसकी सहायता कर रहे थे? दारा। तो यदि राज सिंह भी सहायता करता तो किसकी तरफ से जाता? दारा। पर राज सिंह दारा की तरफ नहीं गया, ये भी तो औरंगजेब की सहायता है। तो औरंगजेब ने उसको राजा बनते का डूंगरपुर बांसवाड़ा पे कब्जे कर ले। क्या कब्जे कर ले?
क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले कभी मेवाड़ के हिस्से हुआ करते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले दारवा की तरफ थे। इसने जैसे औरंगजेब का लेटर है डूंगरपुर बांसवाड़ा पे कब्जे की, तो भाई ने खूब सारा अपना भी ले लिया, मुगलों का भी ले लिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी ले लिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा छोड़ो, इसने प्रतापगढ़ मालवार कई जगह कब्जे कर लिए, राजा बना हुआ है। इसके औरंगजेब के बीच में ठीक चल रहा है मामला। और अब इसने औरंगजेब के राजा बनने के बाद, औरंगजेब राजा बना तब तक मामला ठीक है, औरंगजेब के राजा बनने के बाद इसने औरंगजेब से पंगे लिए चला चला के। औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक टैक्स लगा दिया था जजिया। कौन सा लगाया? उसका विरोध यदि किसी राजा ने किया तो किसने किया? औरंगजेब मारवाड़ के एक राजा से लड़ रहा है, अजीत सिंह। किसे? उसकी अजीत सिंह से बन नहीं रही है। राज सिंह कहता है अजीत सिंह तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो औरंगजेब के खिलाफ किसका सपोर्ट कर दिया? अजीत सिंह कहां का राजा है? मारवाड़। तो मारवाड़ वाली डायनेस्टी कौन सी थी? मेवाड़ वाले कौन थे? गोहिल। गोहिलों में भी कौन से गोहिल थे? सिसोदिया। इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ, इसलिए इसका नाम था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या नाम था? इन दिनों में औरंगजेब जो था वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा था, मूर्तियां। मंदिर तोड़ने का मतलब मूर्तियां तोड़ दिया करते। राज सिंह ऐलान करवाता है कि भारत में कहीं भी मूर्ति टूटती है और वहां के लोगों को लगता है बचा नहीं पाएंगे, मेवाड़ लेके आ जाओ, मैं रक्षा कर लूंगा। खूब सारी मूर्तियां लेके लोग कहां पर आए थे? औरंगजेब उन दिनों हिंदू राजकुमारियों से शादी कर रहा था। इसने फिर ऐलान करवाया यदि औरंगजेब जबरदस्ती किसी हिंदू राजकुमारी से शादी करता हो और वो राजकुमारी शादी ना करना चाहती हो, मेरे को एक बार मैसेज कर दे, मैं कर लूंगा। मतलब वो जहां कहेगी वहां करवा देंगे। औरंगजेब किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती। कहते हैं एक बार चारुमती दिवाली के आसपास का समय था, अपने महल के अंदर बैठी थी, बाहर आवाज आएगी चित्र खरीद लो, पेंटिंग खरीद लो। राजकुमारी ने बाहर अपने नौकरानी को भेजा, देखो भाई कौन है। पता चला कोई बूढ़ी महिला पेंटिंग बेच रही है बहुत सुंदर सुंदर। उसने कहा अंदर बुलाओ। और राजकुमारी चारुमती ने खूब सुंदर सुंदर पेंटिंग खरीदी, भगवान शिव, भगवान राम, अलग अलग देवी देवताओं की। दो चार हिंदू राजाओं की खरीदी, सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, हमीर, पृथ्वीराज चौहान। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि तुमने ठीक बिक्री करवा दी मेरी सुबह सुबह, और जब इतनी पेंटिंग खरीद ली तो मेरे पास एक बड़ी सी पेंटिंग और है, ये भी तुम खरीद लो, मेरा मामला निपटे। दिखा दे वो किसकी पेंटिंग है। उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई। चारुमती ने कहा पहचाना नहीं, ये कौन है? उसने कहा अरे इनको नहीं जानती, मुगलिया सल्तनत के शहनशाह, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब आलमगीर स्वयं है ये। उसने कहा औरंगजेब की मूर्ति है क्या? दे दे, औरंगजेब वाली पेंटिंग भी दे दे। उसने वो भी ली, सब पेंटिंग के रुपए दिए, फिर कहा 2 मिनट बैठ, अपनी सहेलियों का सब अपने जूते उतारो, औरंगजेब वाली पेंटिंग पे मारो। सारी सहेलियों ने औरंगजेब की पेंटिंग पे जूते मारे तो पेंटिंग फट गई। उसने कहा उस बूढ़ी महिला का, ये ले पेंटिंग, रुपए तेरे को सबके दे दिए, ये ले जाकर औरंगजेब को दे देना कि चारुमती ने फाड़ी है। बूढ़ी महिला दिल्ली गई, दिल्ली जाकर उसने औरंगजेब को कहा किशनगढ़ में एक राजकुमारी चारुमती तेरी पेंटिंग के टोटे टोटे कर दिए। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है कि यार इतनी औकात। औरंगजेब ने हाथों हाथ किशनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाया कि मुझे चारुमती से शादी करनी है। किशनगढ़ वालों की क्या औकात के औरंगजेब को मना करें। उनका साहब आओ उसे 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, टेंट लगा लेंगे हम तो। अब चारुमती को पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी किससे कर रहे हैं, उसने मना कर दिया कि मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी, और आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कैसे कर सकते हो। तो भाई ने कहा कि देख, यदि हम तेरी शादी औरंगजेब से नहीं करेंगे तो औरंगजेब अटैक करेगा। उसने कहा फिर क्या हो जाएगा, लड़ लो औरंगजेब से, लड़ने में तुम्हें डर लगता है? भाई ने कहा लड़ने और मरने किसी में डर नहीं लगता, पर यदि औरंगजेब की सेना आएगी तो सामान्य जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगी। राजा का पहला काम जनता की रक्षा करना है। इन जनता की लड़कियों को बचाने के लिए यदि तेरी शादी करनी पड़े हम करेंगे। तो उसने कहा कि यदि आप नहीं बचा सकते तो मैं मेरी रक्षा खुद ही कर लूंगी। भाई ने कहा ठीक है तो कर ले। अब चारुमती को लगा अब अपनी रक्षा कौन करे, और तभी उसके याद आया कि एक दिन टीवी पर एड आ रहा था, टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करे। उसने राज सिंह जी वाले नंबर पर मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने शादी कर लीजिए, मेरे साथ शादी कर लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई मैसेज कर देता। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की डन। फिर उधर मैसेज किया उन्होंने औरंगजेब को कि औरंगजेब वो तो किशनगढ़ शादी करने के लिए जा रहा था, मैंने सुना। उसने कहा हाँ, नहीं जाना, मैं जाऊंगा। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, क्योंकि उसे थोड़े दिन पहले झीलवाड़ा पड़ता है ना, झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में एक जगह थी रूपनगर, चंद्र नाम का, वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी। क्या नाम था? औरंगजेब शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके शादी करके आ गया। तो औरंगजेब ने कहा यार कदे ओस फूल थे ना, मतलब चंचल कुमारी से भी तो ही करे, चारुमती से भी तो ही करे, नहीं या मैं करूंगा। राज सिंह जी ने कहा मैंने डीपी देख ली, मैं जाऊंगा इधर। तो औरंगजेब ने कहा मैं हमला करूंगा, वो लड़ाई कर ले, लड़ाई की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो चाह ही रहे हैं करे कोई हमसे लड़ाई। तो अब तय हो गया कि भाई युद्ध होगा, और युद्ध में जो जीतेगा उसकी शादी किसके साथ होगी। जब एकदम शादी नजदीक आई तो राज सिंह जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुला कहा कि भाई मैं किशनगढ़ शादी करने के लिए जा रहा हूँ, औरंगजेब की सेना उधर से आ रही है, औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकना है ताकि किशनगढ़ सेना पहुंचे नहीं पाए, तब तक रोकना है जब तक मेरा शादी नहीं हो जाए। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं खुद आ जाऊंगा, मतलब फेरे कंप्लीट हो जाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा। मेवाड़ वालों ने कहा साहब आप चिंता ही मत करो, आप आराम से ब्याह करवाने की जरूरत नहीं है, हम औरंगजेब की सेना को इंच नहीं हिलने देंगे, अजमेर रोकने अजमेर रोक देंगे, आप आराम से ब्याह करने पता। तो राज सिंह जी ब्याह करने कहां जाएंगे? किशनगढ़। इधर से मेवाड़ की सेना कहां पर जाएगी? अजमेर। सेना जाएगी तो सेना का सेनापति जाएगा, मेवाड़ की सेना का सेनापति हमेशा कौन? सलूमर का सामंत। उस समय जो सलूमर का सामंत था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? कहां का सामंत है? समाचार भेजा रतन सिंह चुंडावत के पास कि भाई साहब अजमेर सेना जाएगी और आपको लड़ने के लिए अजमेर जाना। कहां जाना लड़ने के लिए? जिस दिन रतन सिंह जी के पास ये समाचार गया उस दिन खुद रतन सिंह की शादी हुई थी। रतन सिंह की एक बूंदी की रानी थी, उसका नाम था सलह कंवर। क्या नाम था? बूंदी की थी। कहां की थी?
बूंदी में एक थे संग्राम सिंह, उनकी बेटी थी। बूंदी में किसकी बेटी थी? बूंदी वाले हाड़ा चौहान थे, इसलिए हाड़ाओं की बेटियां जहां भी जाती तो वो हाड़ी रानियां हो जाती। तो हाड़ी रानी है, उस हाड़ी रानी का नाम क्या था? तिलक। किसकी रानी है? ये कहां का सामंत है? उसके पास मैसेज किया कि भाई आप लड़ने के लिए जाओ। उसने कहा यार मेरे तो खुद का ही आज ब्याह है, शुभ काम है हमारे घर में, मैं लड़ने के लिए कहां जाऊंगा कल। कहा साहब वो राज सिंह जी शादी करने जा रहे हैं और इसलिए वो सेना तो औरंगजेब की रोकने जरूरी है अजमेर में। उसने कहा यार अब राज सिंह जी अपनी शादी के चक्कर में मेरी शादी खराब करेंगे और मैं नहीं जा रहा। ये बात उसकी रानी को पता चली, उसकी रानी ने उसको समझाया। रानी क्या रही होगी, 17-18 साल की कोई बच्ची रही होगी। उसने उसे समझाया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, और तुम्हारे पास ही मैसेज आया जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा चुंडा ने कभी कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, राजा मेरा भाई मोकल बन जाएगा। इसलिए कहा गया था कि चुंडा या चुंडा के वंशज जो सलुम्बर के अंदर रहेंगे वो हमेशा मेवाड़ की सेना क्या होंगे? सेना। और तब से लेके आज दिन तक सलुम्बर के चुंडावतों ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी लड़ने के लिए। तुम मना कैसे कर सकते हो? उसने वापस कहा कि बात सही है, मैं खुद राज सिंह जी के लिए कई युद्ध लड़ चुका हूं, पर इस बार नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा एक युद्ध के अंदर। उसने कहा आप नहीं जाओगे तो हरावल छीन ली जाएगी, और यदि हरावल छीन ली गई तो आने वाली पीढ़ियां पर धिक्कार करेगी कि बीच में एक दादा परदादा कोई कमजोर पड़ गया था, उस चक्कर में हमारे पास अब हरावल का अधिकार है। 10 पीढ़ियों बाद में, 5 पीढ़ियों बाद, 2 पीढ़ी बाद तुम्हारा कोई बच्चा 4 लोगों के बीच में बैठा होगा, उसको कहेंगे ये पहले बड़े बहादुर थे पर बीच में इनके दादा बड़े कमजोर पड़े, इसलिए आजकल इनको सेना के अंदर लेके नहीं जाते हैं। और उसको रतन सिंह लगा ये बात तो बड़ी गलत है। उसने कहा जाऊंगा। वो युद्ध के लिए तैयार होता है। अगले दिन जब वो घोड़ा लेके अपना रवाना होता है सेना के साथ में, जैसे उसका खुद का महल आता, नई नई शादी हुई थी, उसको वापस उस रानी की याद आती। वो ऊपर की तरफ देखता तो रानी ऊपर से देख रही होती है। तो अपने किसी पास के सैनिक को कहता है कि जाओ और ऊपर जाके रानी की कोई निशानी लेके आओ, कोई अंगूठी, कोई चूड़ियां। तो लगा यार मिल जाए, कोई निशानी मिल जाएगी। वो सैनिक ऊपर गया, सैनिक ने ऊपर जाके कहा कि भाई नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। वो 17-18 साल की लड़की पुनः सोचती है कि जो जाने में आने का नहीं कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी कि वहां जाके लड़ पाएगा। यदि हो सकता है वहां कोई मेरी याद आए और वापस आ गया तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मुझे धिक्कारेगी कि राजकुमारी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया। उसे पुनः लगा कि शरीर, ये सुंदरता यदि देश की रक्षा में बाधक होती है, ऐसे शरीर का, ऐसी सुंदरता का काम क्या है। उस लड़की ने अपना सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेना नहीं, सर काट दे दियो। और नीचे उस सिर लेके गया तब तो रतन सिंह होश फाख्ता हो गया। उसको लगा मैंने गलत काम कर दिया बहुत ज्यादा। कहते हैं वो उसकी जो बाल थे उस राजकुमारी के, उन बालों को अपनी गर्दन में बांध लेता है। उस अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को इंच नहीं जाने देता। औरंगजेब की सेना को अजमेर में मार मार के भगा दिया था यहाँ से। उस युद्ध में काम आ जाता है वो। राज सिंह जी चारुमती से शादी करके मेवाड़ चले जाते हैं। राजसमंद झील की पहाड़ पर एक दिन चांदनी रात के अंदर राज सिंह जी चारुमती को एक कहानी सुनाते हैं कि हमारी शादी से पहले क्या क्या हुआ था। और राज सिंह जी चारुमती कहते हैं और रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। और जैसे चारुमती कहते अरे फिर क्या हुआ? रतन सिंह जी कहते हैं इस वजह से हम दोनों साथ बैठे। उस दिन यदि वो काम नहीं आए वहां पे तो शायद औरंगजेब की सेना आ जाती और अपनी शादी भी नहीं हो पाती। तो शादी के टाइम में सिर काट के देने वाली वो राजकुमारी कौन थी? देख सुन मेरी बात, सुनो तुम बाकी भी सुनो। अपने राजस्थानी में ऐसे वर्ड नहीं होते, न तो होता है सलह, न होता है सहल, है ना। ये वास्तव में नाम है सेल कमर। अब इसको अपने वाले कोई सहल कमर लिख देता है, कोई सलह कमर लिख देता है, कुछ ही बाकी ये है। वास्तव में तो ये अपने ऊपर जब ये लगाया जाता है इसका मतलब है क्या होता है। तो होना तो सहल कमर होना चाहिए, सेहल। पर अपने नहीं बोलते थे सेहल, है बोलते नहीं, है खा जाया करते थे हम बीच में। आप कभी नहीं सुन पाएंगे कि आप जब राजस्थानी बोल रहे होते हैं तो आप पहला बोल पाएंगे। हम बोलते हैं पहला, हम है खा जाते हैं। हम कभी नहीं बोल पाते मेहंदी, मेहंदी। आप मम्मी के मुंह से कभी नहीं सुनते कि पीहर गई है। आप कभी नहीं सुनते कि पापा शहर गए हैं। सेल कमर है। तो सेल कमर को फिर कैसे लिखो आपने? एक अपने राजस्थानी भाषा के बहुत अच्छे राइटर में, उनका नाम है मेघराज मुकुल। और मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी थी इस सब्जेक्ट पे, उसका नाम है सेनानी। क्या नाम है? राजस्थानी भाषा में सेनानी, हिंदी में इसी को बोलते हैं निशानी। क्या बोलते हैं? तो निशानी को राजस्थानी में क्या बोलते हैं? सेना। उसने सेनानी दी, निशानी भेजी सिर काट के अपना, इसलिए मेघराज मुकुल ने कविता का नाम क्या रख दिया? 3 सवाल। सेनानी कविता किस पर लिखी गई है? हाड़ी रानी पे। हाड़ी रानी पे कौन सी कविता लिखी गई है? मैंने बताया था, एक तो गोमती का पानी कंट्रोल करना था, एक जब ये झील बनी थी ना उस साल अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? तो लोगों से इस झील में अकाल राहत कार्य करवाए थे। अकाल राहत समझ गए? इसका मतलब है दिन में आप काम करो, शाम को हमसे रुपए ले जाओ या अनाज ले जाओ। होता क्या, अकाल में खाने पीने का कुछ भी बचता नहीं है, तो जनता राजा के पास आई कि सब अकाल पड़ा हुआ है, खाने पीने कुछ है नहीं, कोई प्रबंध करो। तो राजा ने कहा काम करते हैं अपने, आप काम करो, शाम को अनाज ले जाओ। नरेगा, है ना, ये मोदी जी का भाषण है संसद का। नरेगा का कंसेप्ट राजस्थान के राजाओं का है कि दिन में काम किया जाए, शाम को हमसे क्या ले जाए? अनाज। काम के बदले अनाज। क्या था? तो ये राजसमंद झील को बनाने में 14 साल लगे हैं। 1,08,07,006 रुपए 25 पैसे पूरा लिखा हुआ उस पर, कितने रुपए लगाए हमने 14 साल में। तो जनता में बंटे भाई, कोई ऊंट गाड़ी लेके आया होगा, कोई इंटे लेके आया होगा, कोई पत्थर लेके आया होगा, किसी ने मिस्त्री बना होगा, कोई उसमें चूना लगा रहा होगा, कोई मिट्टी फेंक रहा होगा, कोई मिट्टी को बाहर ले जा रहा होगा, कोई पानी लेके आया होगा। खूब सारे लोगों को रोजगार मिल गया। तो हमारे राजस्थान की कौन सी झील अकाल राहत कार्यों में बनाएगी? राजसमंद झील।